Welcome back, guys. Today we're going to discuss the comparison of the Constitution of 1956, 62 and 73 in some key respects. सबसे पहले तो वही अगर आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं इसका तो you need to write a little bit about the Constitution. It is a set of principle which organizes the state. By this time in political science you're very well versed with these concepts. Modern nation states indispensably formulate their constitutions. Pakistan's first constitution was promulgated in 1956, which was abrogated by Iskandar Mirza in 1958. The second constitution was drafted in 1962 in the era of Ayub Khan, which was abrogated in 1969. The current constitution governing the state of Pakistan was formulated by the elected government in 1973. This is the only constitution in the history of Pakistan which was developed by an elected government. All the previous constitutions were not formulated by elected governments. They were unelected governments. So thank you ZAB. Anyways, so हम सबसे पहले इस्लामिक प्रोविजंस का जायजा लेंगे. इस्लामिक प्रोविजंस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सबसे पहले तो करारदाद मकासद पास हुई 1949 के अंदर. आप सबको पता है कानून साज असम्बली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में लियाकत अली खान की सरबराही में 12 मार्च 1949 को पाकिस्तान की अजीम इस्लामी रियासत ने करारदाद मकासद पास करके इस्लाम का किला पाकिस्तान को बना दिया, जो उसके बाद से आज तक हम दुनिया की सबसे अजीम तरीन इस्लामी रियासत हैं, जिसका हमें इस बात से भी अंदाज़ा होता है कि पूरी दुनिया में जब मस्जिदें, जब दुनिया में सारी रिलीजियस प्लेसेस बंद थी फॉर कोरोना वायरस, दे वर ओपन इन पाकिस्तान. सो एनीवेज, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने 1949 में पास की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. लियाकत अली खान, द प्राइम मिनिस्टर, द देन प्राइम मिनिस्टर, कॉल्ड इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओकेजन आफ्टर इंडिपेंडेंस, and it was later adapted as a preamble to all the three constitutions. दिबाचे के तौर पे, preamble के तौर पे हम पाकिस्तान स्टडीज में बचपन से पढ़ते आए हैं. लेकिन इसे बाद में आर्टिकल 2A की शक्ल में, आई थिंक इट वाज आर्टिकल 2A, सब्सटैंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया थ्रू द 8th अमेंडमेंट. सब्सटैंटिव पार्ट का क्या मतलब है? एक होता है प्रीएम्बल. प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट हिस्सा नहीं होता, ठीक है. जब कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट हिस्सा नहीं होती तो इसका मतलब कि वो जुडिशियबल नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है. आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि ये कानून जुडिशियल रिव्यू में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये प्रीएम्बल से कॉन्ट्रडिक्शन में है. यू कांट से दैट. तो ज़ियाउल हक ने क्या किया कि इसको कानून का कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया. 8th अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 2A इंसर्ट किया और पूरी का पूरी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को उसका हिस्सा बना दिया ताकि उसका सब्सटेंटिव एक एक्चुअल पार्ट बन जाए कॉन्स्टिट्यूशन का, रादर देन जस्ट बीइंग preamble. It is also called the Grundnorm of Constitution. In the Asmajlani case, कोर्ट ने इसे Grundnorm कहा था. Grundnorm बेसिकली वो चीज होती है जिसकी टच स्टोन के ऊपर आप दूसरी लॉज की वैलिडिटी चेक करते हैं कि whether or not they're right or not. So it's a foundation stone basically upon which the edifice of the constitution is constructed. दूसरा आइडिया ऑब्वियसली ये है कि सॉवरेंटी ऑफ अल्लाह. आपको याद होगा कि हमने रिपब्लिक फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक लाइन पढ़ी थी और मैंने कहा था आप इसे कंपेयर करेंगे. बेसिकली द आइडिया इज के all the sovereignty belongs to Allah Almighty, which will be exercised by the representatives of the people through their chosen representatives. तो हमने इसे चूंकि इस्लामिक रियासत का, इस्लामिक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट की तरफ हम गए थे, तो sovereignty belongs to Allah. Allah is the source of all authority who delegated to the state of Pakistan through its people, which basically ultimately is a rejection of the Western notion of liberal secular democracy where sovereignty belongs to constitutions proclaim that sovereignty directly belongs to people. तो हमारे यहाँ sovereignty does not directly belong to people. Our constitution says that it belongs to Allah Almighty and God's law. और उसके एक्सरसाइज जो उसकी एक्सरसाइज है वो थ्रू पीपल होगी बाय देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स. तो वेस्टर्न लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेसी को हमने रिजेक्ट करते हुए इस्लामिक डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट उसके अंदर इंकॉर्पोरेट किया, व्हिच वाज एनविजन्ड बाय द फिलॉसफी ऑफ इकबाल एज वेल. सो इन दीज कॉन्स्टिट्यूशंस वी हैड अ मुस्लिम हेड ऑफ स्टेट. 56 के भी, 62 और 73 में भी कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है वो मुसलमान होगा. 62 में सिर्फ रिक्वायर्ड ओनली प्रेसिडेंट टू बी मुस्लिम, एंड फॉर द रीज़न दैट 1962 में प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ गया था, सदारती निज़ाम में हुकूमत आ गया था, बिकॉज जनरल अयूब खान के टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था 62 का वो प्रेसिडेंशियल था. 73 required both prime minister and president to be Muslims. It also talks about Islamic way of life, that steps need to be taken. तमाम constitutions ये बात करते हैं कि Muslims not to live their lives according to Islamic values. Supremacy of Islamic value की भी बात होती है कि no law shall be enacted that is repugnant to Islamic code in Quran and Sunnah.
ऑल एग्जिस्टिंग लॉ शुड बी ब्रॉट इन कन्फॉर्मिटी विद इस्लामिक जंक्शंस। ये आपको आइडिया भी है इन चीज़ों का बिकॉज ये हम पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ते भी रहे हैं। ज़कात एंड वक्फ की बात की गई 1962 और 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में के वो बनाया जाएगा। इकोनॉमिक सिस्टम मस्ट बी ब्रॉट इन इस्लामिक इन्फ्लुएंस। 56 में कोई खास ज़कात और वक्फ की प्रोविजन 1956 में मौजूद नहीं थी, सिर्फ 62 और 63 में थी। लेकिन 56 में ये ज़रूर थी कि रिबा और सूद वगैरह जो है वो अबॉलिश किया जाए। दीज प्रोविजन अटेम्प्टेड टू इंश्योर द सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। ओरिजिनली 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में दे वर इंस्पायर्ड बाय जुल्फिकार अली भुट्टो's इस्लामिक socialist ideals in the Constitution of 73 and later made more pronounced under the Islamization program of General Zia-ul Haq. Islamic Advisory Council तकरीबन हर एक के अंदर रही है। 1956 के अंदर the Commission for Islamic Recommendation to verify the existing laws under Islamic Junction Recommendation, इसका काम यह है to bring existing laws in conformity to Islam। 1962 के अंदर Advisory Council of Islamic Ideology और एक Islamic Research Institute बनाया गया। 1973 के अंदर ये the very famous Council of Islamic Ideology के केस में हमारे सामने आती है। तो CII काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी इज अ वेरी पावरफुल बॉडी जो कि गवर्नमेंट को, जिसका काम ये है कि टू चेक वेदर सर्टेन लॉज और सर्टेन प्रैक्टिसेस आर इन कंफॉर्मिटी विद इस्लाम और नॉट। टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड अरबिक 1962 में दीज वर टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड इस्लामिया टू मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान कंपल्सरी। जो अब बचपन से हम कुरान और इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह ये पढ़ते हैं, ये 1962 में मैंडेटरी हुई थी। 1973 में के कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ज़िया-उल हक के टाइम में अरबिक की रीडिंग, यानी हम जो अरबिक बचपन में अक्सर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो भी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ज़िया-उल हक ने अमेंडमेंट से ऐड की थी। एंड करेक्ट प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ कुरान टू द अबव लिस्ट एज वेल। डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम 1956 और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम एग्जिस्ट नहीं करती थी, कौन मुसलमान है कौन नहीं, ये डिफाइन नहीं करता था। लेकिन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलोइंग द अहमदिया इशू और जिसकी वजह से लाहौर में बहुत कत्ल वारत हुई, फिर मार्शल लॉ पाकिस्तान में सबसे पहला जो लगा था वो 1954 में बेसिकली लगा था, आई थिंक 54 55, आई नीड टू क्रॉस चेक दैट। बेसिकली लाहौर में लगा था सबसे पहला मार्शल लॉ, वो भी इस अहमदिया प्रोटेस्ट के बैकड्रॉप में लगा था। तो काफ़ी एक मसला चल रहा था, फिर रिलीजियस पार्टीज मौदूदी साहब की जमात और जमात इस्लामी वगैरह मिलके फिर वो एक काफ़ी बड़ा रिलीजियस प्रेशर ग्रुप बना और फाइनली जब वो तरमीम हुई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अहमदियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करने वाली, तो उसके साथ उसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मुसलमान की डेफिनेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 1973 में सबसे पहले आई और ये डेफिनेशन थी a person who believes in the unity and oneness of Allah and in the absolute and unqualified finality of the prophethood of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। ये डेफिनेशन बेसिकली फॉलोइंग द अहमदिया इशू, ये उसके कॉन्टेक्स्ट में ये फिर डेफिनेशन ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। और इस्लामिक प्रोविजन ये है कि फ्रेंडली रिलेशंस विद मुस्लिम स्टेट्स, prevention of morally repugnant activities like gambling, consumption of alcohol, printing and publication of pornography, display of obscene literature। तो ये बेसिकली इस्लामिक प्रोविजंस थी कॉन्स्टिट्यूशन की। अब हम डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म क्या था 1956, 62 और 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में, फेडरल एस्पेक्ट्स क्या थे। अब हम ज्यादा फोकस प्री 18th अमेंडमेंट पे करेंगे क्योंकि 18th अमेंडमेंट ने तो पाकिस्तान को सही मानों में वफाकी हुकूमत, फेडरलिज्म पाकिस्तान में सही मानों में 18वीं तरमीम के बाद आया। तो मैं रेफरेंसेस बीच में थोड़े बहुत दूंगा बट बहुत ज़्यादा चीज़ें हम फोकस करेंगे। जब हम 73 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो हम उसके अंदर 18th अमेंडमेंट से पहले की बात करेंगे और हम 18th अमेंडमेंट पे बाद में इसके बाद एक पूरा लेक्चर करेंगे। फेडरलिज्म क्या है अब तक आप सबको क्लियर है। फेडरलिज्म रेफर्स टू अ कंपाउंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंबाइनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट विद रीजनल गवर्नमेंट्स इन अ सिंगल पॉलिटिकल यूनिट। In federalism, center is weaker than a unitary system. You know that central government has more power than in confederation. ये आपको पता है, अगर आपको भूल रहे तो आप दोबारा से जो unitary, confederation और federalism का लेक्चर है पोल साइड 1 में, you guys should refer to that. Federal aspects of the 1962 constitution में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये तो ये कि इन दोनों सिस्टम्स में इतना अच्छा फेडरल सिस्टम नहीं था। 62 के 56 में जो हम wait, this is not 62, this is 56. Yeah, this is 56. So 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिकेमरल लेजिस्लेचर था और यूनिकेमरल लेजिस्लेचर था। अब सेनेट और अपर हाउस एग्जिस्ट नहीं करता था और हमने डिस्कस किया था कि अपर हाउस या सेनेट होना लाजमी है फॉर फेडरल सिस्टम्स, लेकिन हमारे यहाँ नहीं था, बैड पॉलिसी, बट ऑल्सो बिकॉज एक बड़ी पेक्यूलियर नेचर की चीज़ हुई थी। वो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा के टाइम पे वो जो उन्होंने फार्मूला, पहले उन्होंने बोगरा फार्मूला दिया, वो फेलियर हुआ, तो उन्होंने फिर 1 यूनिट पॉलिसी दी जो कि 1954 से 1970 तक पाकिस्तान में उसकी तरवीज रही। वो बेसिकली ये था कि आपको, ये आपने पाकिस्तान स्टडीज़ में सुना होगा कि
पूरा वेस्ट पाकिस्तान जो हमारा पाकिस्तान है वो एक यूनिट है, कोई पंजाब बलूचिस्तान सिंध नहीं है, और एक ईस्ट पाकिस्तान है। उसको बनाने का मकसद बेसिकली ये था, पॉलिटिकल मोटिव्स, के बंगालियों की चूंकि ईस्ट पाकिस्तान में न्यूमेरिकली मेजॉरिटी में थे, तो वो एज ए यूनिट ज़्यादा मेजॉरिटी में आ जाते थे, पंजाब सिंध बलूचिस्तान ये वो, तो उसको काउंटर करने के लिए और इक्वल करने के लिए इसको वन यूनिट डिक्लेयर कर दिया गया। और लोअर हाउस को पॉपुलेशन में रिप्रेजेंटेशन की बजाय फिर ये हो गया कि लोअर हाउस में एक ही हाउस था अब, तो उस पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस के अंदर भी इक्वल नुमाइंदे थे वेस्ट पाकिस्तान के और ईस्ट पाकिस्तान के, तो एक अपर हाउस की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। तो एक बड़ी एक ये एनैमली सी क्रिएट हो गई, एक बड़ा गलत तरीका था, क्योंकि वन यूनिट वाज वेरी डिजास्ट्रस, बिकॉज पंजाबी लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट थे, पंजाब के सिंध के डिफरेंट इंटरेस्ट थे, बलूचिस्तान के डिफरेंट इंटरेस्ट थे, और उनके पास कोई सेपरेट फोरम या सेपरेट लेजिस्लेचर वैसा एग्जिस्ट नहीं किया था। So they had an all powerful center unilaterally provinces में जगहों पर emergency भी लगा सकता था किसी भी part of the country पे। provinces तो ऐसा exist नहीं करते थे, one unit के अंदर ही कहीं पे भी emergency लगा के almost dictatorial power central government की जो भी president है उसकी आ जाती थी। President was elected by an electoral college and not through indirectly elected through पार्लियामेंट, जिस तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में होना चाहिए इनडायरेक्ट इलेक्शन, वो डायरेक्ट इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट होता था, और वो इलेक्टोरल कॉलेज बेसिकली बेसिक डेमोक्रेट्स का बनता था। ये बाद में वैसे आए थे, बेसिक डेमोक्रेट्स बेसिकली यानी आपके लोकल काउंसलर्स थे। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हमने थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की, तो फेडरल एस्पेक्ट यानी बहुत वीक था, सेंटर बहुत पावरफुल था, सेंट्रल प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है, जुडिशरी की पावर जुडिशियल रिव्यू थी, विच इज़ अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म। उर्दू एंड बंगाली वर बोथ मेड नेशनल लैंग्वेजेस, अगेन अ गुड स्टेप, बिकॉज इस पे बहुत उर्दू लैंग्वेज का बहुत तनाज़ा था कि लैंग्वेज कौन सी नेशनल लैंग्वेज हो। सो आफ्टर अ वेरी थोरो डिस्कशन और मसले और कंट्रोवर्सी के बाद इन दोनों को नेशनल लैंग्वेजेस डिक्लेयर किया गया था। दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ चौधरी मोहम्मद अली इन 1956। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स की बात करते हैं तो वन यूनिट पॉलिसी कंटिन्यू रही, लेकिन ये गलत पॉलिसी थी, बिकॉज यूनिट्स डिमांड करते थे कि एटलीस्ट कम से कम जो पहले 4 सूबे थे वो तो एग्जिस्ट करें। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर था, पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन्यूमरेट की, वाइल द रेस्ट ऑफ द पावर्स वर गिवन टू द प्रेसिडेंट। प्रोविंसेस रेजिडुअली पावर्स का आइडिया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर्स थी, टेक्निकली बहुत ज्यादा। यूनिकेमरल लेजिस्लेचर था, देयर वाज नो अपर हाउस, नो, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, सिर्फ एक आपकी सेंट्रल लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करती थी। जो प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी, बेसिकली मैंने आपको जिस तरह बताया कि वन यूनिट की पॉलिसी के तहत दोनों को आपने बराबर कर दिया, वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के नुमाइंदों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो वो पैरिटी बना दिया आपने लोअर हाउस में, जबकि लोअर हाउस पॉपुलेशन बेसिस पे होता है, जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन है उसके ज्यादा नुमाइंदे, और अपर हाउस पैरिटी की बेसिस पे होता है। तो हमने वो सारी स्कीम जो है वो वन यूनिट से ऊपर नीचे कर दी। It resulted into ethno-provincial tensions between the provinces. East और वेस्ट पाकिस्तान में भी टेंशन ज़्यादा बढ़ती रही, बिकॉज हमने ज़बरदस्ती ईस्ट पाकिस्तान को के नंबर्स को चेक करने की कोशिश की, नहीं उनको इक्वल करने की कोशिश करते रहे, ताकि उनके पास किसी तरह मेजॉरिटी ना आए पार्लियामेंट के अंदर, तो जिसकी वजह से these were became eventually the breeding grounds for the fall of Dhaka eventually. प्रेसिडेंशियल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग चीफ एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये जनरल अयूब खान के टाइम पे बना था, और जनरल अयूब वाज हिमसेल्फ द प्रेसिडेंट, सो ही नेचुरली मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट। ही हैड द पावर टू अपॉइंट गवर्नर्स, he had the power to dissolve national assembly, he can veto any legislation directly as a single man. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जनरल अयूब खान ने 1962 में इन्फोर्स कराया, जिसमें बहुत ही मजबूत सदर और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट थी, और प्रॉपर एक सही प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। और इसी के फिर रिस्पॉन्स में हबीब जालिब ने अपनी नज़्म लिखी थी ना, कि दीप जिसका मोहल्ला में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पड़े, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। इट्स अ वेरी फेमस पोएम व्हिच वाज नरेटेड बाय Jalib in response to this constitution, which stifled all form of dissent, which stifled all form of provincial autonomy, which gave a lot of power and concentration to a military bureaucracy at the center and president, or जो one man who can on a horseback do everything. So तरक्की पसंद दीगर शोरा ने भी इसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। As I told you, this was the only constitution which was drafted by an elected government. तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट आई, वन यूनिट ऑटोमेटिकली अबॉलिश हो चुका था।
बिकॉज ऑफ द फॉल ऑफ ढाका इन 1971, और जिसके रिस्पॉन्स में फिर फैज साहब की मशहूर नज़म हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद, कब नज़र में आएगी बेदाग सब्जे की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। तो ये उन्होंने फॉल ऑफ ढाका पे लिखी थी, विच अपीयर्स टू बी अ वेरी रोमांटिक पोएम, बट वाज ओरिजिनली, इसका अनवान भी ढाका से वापसी पर है। तो फॉल ऑफ ढाका के बाद 1 यूनिट ऑटोमेटिकली अबॉलिश हो गया, उनके ईस्ट पाकिस्तान को रहा ही नहीं, तो फिर वेस्ट पाकिस्तान के अंदर वही नेचुरल 4 प्रोविंसेस को क्रिएट किए गए। लेकिन इसमें जो लिस्ट थी वो 2 थी। एक फेडरल लिस्ट थी, ये लेजिस्लेटिव लिस्ट आपको मैंने फेडरलिज्म के लेक्चर में डिस्कस की है। बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जिन पर सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट लेजिस्लेट कर सकती है, पार्लियामेंट, सेंट्रल पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है। और एक कॉन्करेंट लिस्ट थी, इसके अंदर वो सब्जेक्ट्स थे। फेडरल लिस्ट में फॉर इंस्टेंस क्या थे, करेंसी के पैसा जो है, मनी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, डिफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, फॉरेन अफेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सो ऑन सो फोर्थ, रिक्रूटमेंट इनटू सिविल सर्विस, ये सारी चीज़ें फेडरल लिस्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्करेंट लिस्ट थी 1973 के आइन में, वो बेसिकली लिस्ट में वो चीज़ें थी कि जिसपे फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों लेजिस्लेट कर सकती हैं। और अगर डिस्प्यूट है, यानी फेडरल गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन डिफरेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डिफरेंट है, तो फेडरल गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेशन है वो प्रिवेल करेगी। नॉट अ वेरी गुड सिस्टम फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मगर फिर भी कंपैरेटिवली पिछले निज़ाम जो 2 अदवार गुजरे थे उनसे कंपैरेटिवली प्रोविंसेस को पावर ज़्यादा दी गई थी। एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI क्रिएट हुई, which not to be confused with CII, which is Council of Islamic Ideology। CCI का काम ये था कि सेंटर और प्रोविंसेस और प्रोविंसेस के दरमियान अगर आपस में कोई पावर के या चीज़ों के डिस्प्यूट आते हैं इश्यूज के ऊपर, तो उसको रिजॉल्व करती थी। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड 3 मेंबर्स ऑफ टू बी नॉमिनेटेड बाय PM। ये अभी तक एग्जिस्ट करती है। पहले इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी अपनी मुलाकात की, जब ज़रूरत महसूस होती थी तब ये मिलती थी, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद हर 90 दिन में इसका मिलना ज़रूरी होता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर इसके अंदर आ गया फाइनली, जो फेडरल लेजिस्लेचर की ज़रूरत है कि सेनेट जो कि प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी पे एग्जिस्ट करेगी, जिसमें सारे प्रोविंसेस की इक्वल नुमाइंदगी होगी, नेशनल असेंबली जिसमें प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन की बेसिस पे नुमाइंदगी होगी। और ये हमारी जो करंट स्कीम है पोस्ट 18th अमेंडमेंट, उसके तहत ये आपकी सेनेट है, और इसमें आपको ये सारी डिटेल्स मिल गई, बलूचिस्तान, KPK, सिंध, पंजाब वगैरह, इनकी जनरल सीट्स हर एक की कितनी है, और हर एक की अंदर उसकी इंडिविजुअल डिविजन्स भी हैं। सो यू सी के ऑल द प्रोविंसेस, अब तो फाटा का मर्जर हो गया तो ये स्कीम चेंज हो जाएगी, लेकिन इस्लामाबाद कैपिटल की 4, बाकी सबकी 23 ये इक्वल सीट्स जो हैं आपके सामने आती हैं, और टोटल सेनेट में फिर 104 सीट्स होती हैं। नॉन मुस्लिम्स की सीट्स जो हैं ये 18th अमेंडमेंट के बाद ऐड हुई थी। इसी तरह अगर हम नेशनल असेंबली की बात करें तो नेशनल असेंबली में टोटल 342 सीट्स हैं। उसके अंदर पंजाब की 174, सिंध की 75, KPK की 60, बलूचिस्तान की 20, फेडरल कैपिटल की 3, और उसके अंदर फर्दर डिवीजन पंजाब के अंदर जनरल सीट्स 141, फीमेल कोटा जो 10% हमने डिस्कस किया था जेंडर स्टडीज़ में भी, वो 33, सिंध में 14 ख़वातीन की, KPK में 9, बलूचिस्तान में 4, फेडरल कैपिटल में कोई नहीं। तो ये बेसिकली रिजर्व सीट्स आपके सामने नेशनल असेंबली की भी आ गई। तो आपको मेन आइडिया होना चाहिए ओवरऑल नंबर का प्रोविंसेस के साथ, इधर भी प्रोविंसेस के इंडिविजुअली जो नंबर्स हैं उनका आपको आइडिया होना चाहिए। आप इसका टेबल बनाएं। आपको डिवीजन बेसिक ना पता हो, लेकिन हर प्रोविंस की कितनी सीट्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए। देन वी हैव फेडरल एस्पेक्ट्स ऑफ द अंडर 19 1973। Where is my head? सो पार्लियामेंट्री सिस्टम था बेसिकली जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाया था। प्रेसिडेंट था, लेकिन प्रेसिडेंट इतना पावरफुल नहीं था, प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर्स थी। लेकिन जब ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लगा, तो अगेन बिकॉज ही असूम्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उसने कुछ तरमीम के जरिए प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर्स दे दी। खास तौर पे 8th अमेंडमेंट हुई। 8th अमेंडमेंट के अंदर एक तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सब्सटैंटिव पार्ट बना, लेकिन 8th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट को और बहुत पावर्स मिली, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट नोटोरियस आर्टिकल 58(2)(b था। आर्टिकल 58(2)(b, द किड्स हु वर ग्रोइंग अप इन 90s एंड देन इन 20s दे वर इन देयर कॉन्शियंस, और जब ये जनरल मुशर्रफ का भी टाइम था तो 58(2)(b की बहुत बात होती थी। 58(2)(b), 58(2)(b, ये बेसिकली आर्टिकल 58 क्लॉज 2 सब क्लॉज B बेसिकली उसका था, जिसके तहत प्रेसिडेंट हैड द पावर टू यूनिलैटरली डिसमिस पार्लियामेंट एट एनी टाइम।
एंड सब्सिक्वेंटली डिसमिस प्राइम मिनिस्टर। तो ये 58(2)B के तहत ही जो प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान और प्रेसिडेंट फारूक लगारी, इन्होंने जो बीबी की और नवाज शरीफ की हुकूमत थी वो इसी आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट्स गिराते रहे थे, और इसी वजह से डेमोक्रेसी स्टेबलाइज हमारे यहाँ नहीं हो पाती थी। तो ये एक बहुत बड़ी पावर थी प्रेसिडेंट के हाथ में कि पूरी की पूरी पार्लियामेंट, पूरा का पूरा प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया से इलेक्शन लड़के पूरे मुल्क से पूरी आपकी पार्लियामेंट आई है, प्राइम मिनिस्टर आया है, और एक प्रेसिडेंट उसे अपनी विम पे जब मर्जी उड़ा के रख दे, अनइलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया था। दिस वास्टली डिस्टर्बटेड द पार्लियामेंट्री कम फेडरल स्पिरिट। दिस वाज लेटर रिमूव्ड इन 18th अमेंडमेंट, जो हम डिस्कस करेंगे तो उसमें बात करेंगे। So in this context, you guys would understand that there were lots of problems in our legal and constitutional system. I would like to also take this opportunity to make a note that I'm also developing a course on an essential CSS, that there are certain essential things that everybody should know before starting CSS, which makes your work easy. एक उसका पोर्शन हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर करेंगे और पाकिस्तान की हिस्ट्री स्पेसिफिकली कवर करेंगे, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री सेपरेट डिस्कस करेंगे। उसके अंदर मैं काफ़ी डेप्थ में जाके डिटेल में डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल और क्या मसले रहे हैं, पॉलिटिकल क्या चैलेंजेस रहे हैं, उस टाइम क्या चल रहा था इन हालात में, दैट यू गाइज विल बी रियली बी एबल टू अंडरस्टैंड, दोज हु हैव नॉट बीन एबल टू गेट अ गुड ग्रिप ऑफ हिस्ट्री, कि कितने इश्यूज थे ये 58(2)B ने कितने मसले क्रिएट किए कितने इंस्टेंसेस पे। इफ वी अंडरस्टैंड दैट, देन वी कम टू अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड the importance of 18th constitutional amendment, which we will discuss in the next lecture. Welcome back, guys. Today we're going to discuss the most important topic, one of the most important topics in political science, and very important topics that if you're a citizen of Pakistan, then you must know. This is the 18th constitutional amendment. No historical constitutional document was so significant as this one. There are often talks of reversing 18th amendment, changing or adapting. सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग हो इस 18वीं आईनी तरमीम की, फॉर पीपल टू बोथ अप्रिशिएट इट एंड क्रिटिक इट रियलिस्टिकली। सो इसको हम डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल के अंदर। तो दिस इज गोइंग टू बी द आउटलाइन ऑफ टुडेज लेक्चर। वी आर गोइंग टू फर्स्ट डिस्कस द बैकग्राउंड, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द चेंजेस दैट 18th अमेंडमेंट ब्रॉट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली 4 फंडामेंटल एरियाज में, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में, प्रोविंशियल पावर्स में, प्रोविंशियल और फेडरेशन के रिलेशनशिप में, जुडिशियल से रिलेटेड और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, ये 4 चेंजेस लाए थे 18th अमेंडमेंट, और एंड पे हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। बैकग्राउंड आपको पता है, हमने डिस्कस किया है। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स लाइक मार्शल लॉ लगा, जनरल ज़िया-उल-हक सेंट्रलाइज्ड ऑल अथॉरिटी, 8th अमेंडमेंट बाय जनरल ज़िया-उल-हक, देन 17th अमेंडमेंट बाय जनरल मुशर्रफ। इन अमेंडमेंट्स के जरिए पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री स्टेट से क्वाज़ी प्रेसिडेंशियल सिस्टम बन गया। प्रोविंसेस को जो लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, पावर सेंटर में कॉन्सेंट्रेट हो गई। तो लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ, मिसट्रस्ट इन जुडिशरी, कंसेंसस बेस्ड लेजिस्लेशन टू मेंटेन पावर बैलेंस, वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो गया। तो हमारे सामने 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 8 अप्रैल 2010 को पास हुई इन द रिजीम ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इट वाज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए वैसे ही आपको मेजॉरिटी चाहिए होती है 2/3, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तब मेजॉरिटी अपनी थी भी नहीं, कोalition में थे। सो कोalition में आम कानून साजी करना बहुत मुश्किल होता है, एज वी नो इन इनकम्बेंट गवर्नमेंट, बिकॉज देयर सॉर्ट ऑफ लाइक अ कोalition गवर्नमेंट, तो उसकी वजह से आम लेजिस्लेशन भी उनके लिए मुश्किल है। बट बैक देन इन 2010 पीपल्स पार्टी मैनेज्ड टू डू a constitutional amendment with a coalition government, और सारी जमातों को साथ मिला के एक बड़ा consensus based document था, which is evident from the fact that out of the 342, 292 legislatures in National Assembly voted in favor of this. It introduced changes to about 36% of the constitution. So more than 1/3 of the constitution of 1973 is now changed. तकरीबन 102 आर्टिकल्स में तब्दीली आई है 280 में से। तो दूसरी तब्दीली तो पता नहीं, लेकिन 18वीं तरमीम ने एक रियल आईनी तब्दीली जरूर हमारे मुल्क में लेकर आए। सो 102 आर्टिकल्स वर आइदर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, डिलीटेड, अमेंडेड, इंसर्टेड, कोई ना कोई उसमें एडिटिंग हुई है 280 में से। तो ये बेसिकली 4 मेजर एरियाज को इम्पैक्ट किया। प्रोविंशियल इशूज,
पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रोविंशियल इश्यूज, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी की, प्रोविंसेस की, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की, और नाम के हवाले से जो उनके अंदर चेंज गई, पावर्स ऑफ जुडिशरी में जिसमें हाई ट्रीजन और जुडिशियल कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी का जिक्र होगा, और फंडामेंटल राइट्स जो 2 नए ऐड किए गए थे। सबसे पहली चीज हम पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट डिस्कस करेंगे। सो प्रेसिडेंट इस 18th अमेंडमेंट के बाद एक रियल सेंस में सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट बनाया गया, व्हिच इज व्हाट इट शुड बी अंडर अ पार्लियामेंट्री फेडरेशन। आर्टिकल 58(2)(b) को अबॉलिश कर दिया गया, जिसके तहत प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी कि वह यूनिलैटरली कभी भी असेंबलीज डिसॉल्व कर सकता है, तो ये डिलीट कर दिया गया। प्रेसिडेंट वाज बार्ड फ्रॉम यूनिलैटरल पावर ऑफ डिक्लेयरिंग इमरजेंसी इन द प्रोविंस। पहले डिक्टेटर के पास, नॉट डिक्टेटर, प्रेसिडेंट के पास, बट डिक्टेटर्स हैव बीन प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी कि वो किसी भी सूबे में इमरजेंसी नाफिज कर सकता था और उसके तहत डायरेक्टली वहां का कंट्रोल रिज्यूम कर सकता था। तो प्रोविंसेस का ग्रीवेंस था, प्रोविंसेस यानी फेडरल मॉडल तो ना हुआ ना कि अगर आपके सूबों के पास आती नहीं, ये पावर उससे ले ली गई। अब एक बड़ा इंट्रिकेट मेथड उसकी जगह डेवलप किया गया, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 232 है जो मैंने आपके सामने रखा है कि अब प्रेसिडेंट किस तरह इमरजेंसी लगाता है। पहले वो यूनिलैटरली अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट जब मर्जी लगा सकता था। If the president is satisfied that a grave emergency exists, which the security of Pakistan or any part thereof is threatened by war or external aggression or by internal disturbance beyond the power of a provincial government to control, he may issue a proclamation of emergency. Provided that for imposition of emergency due to internal disturbances beyond the powers of provincial government to control, a resolution from provincial assembly of that province shall be required. Provide further that if President acts on his own, the proclamation of it shall be placed before both houses of parliament for approval by each house within 10 days. तो अब प्रेसिडेंट यूनिलैटरली इमरजेंसी नहीं लगा सकता, उसे या तो प्रोविंशियल असेंबली जिस सूबे में इमरजेंसी नाफिज करनी है उस प्रोविंशियल असेंबली की अप्रूवल चाहिए, या दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के, सेनेट और नेशनल असेंबली के अप्रूव करें, ताकि जब वाकई जरूरत हो इमरजेंसी की तब लगाई जाए, नॉट बिकॉज वन पर्सन हु हैज क्लंग ऑन टू पावर, जिसने फोर्सफुली प्रेसिडेंट का पोजीशन किसी ने ऑक्यूपाई किया हुआ थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, और अब वो सूबे उसके खिलाफ अगर कोई बात करते हैं तो वहां पर इमरजेंसी अपनी मर्जी से अपनी पावर इंट्रेंच करने के लिए कोई प्रेसिडेंट इमरजेंसी ना लगाए, बल्कि जब सिर्फ जरूरत हो, जब बहुत इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट हो, डिस्टर्बेंस हो, सिर्फ तब इमरजेंसी लगाई जाए। तो अगर तो प्रोविंशियल असेंबली खुद कह रही है अपनी रेजोल्यूशन पास करके करिए, तो इसका मतलब जेन्युइनली फिर कोई मसला है तो इमरजेंसी लगनी चाहिए। या नेशनल असेंबली भी कह रही है, भी कह रही है, अगर तो इलीगल या अनजस्टिफाइड इमरजेंसी है तो सेनेट के अंदर वो प्रोविंस दूसरे प्रोविंस के साथ लॉबी करके उसको लेजिस्लेशन को रोक सकता है, लेकिन अगर वहां पास हो गया इसका मतलब दैट प्रोविंस इज ऑन बोर्ड एज वेल। सो यू सी अ मोर इंट्रिकेट मेथड हैज बीन इंट्रोड्यूस। मैं इसी तरीके से कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स आपको खुद डायरेक्ट दिखाऊंगा, ताकि एक तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना भी आए और आप डायरेक्टली एक्चुअल स्टेटमेंट को समझ सकें। लोग पूरा पोलसाई तैयार कर लेते हैं और कभी उन्होंने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखा भी नहीं होता। तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता फेमिलियराइज करूंगा, सो दैट इट इज ईजी फॉर यू गाइज टू लुक एट कॉन्स्टिट्यूशन, रीड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन योर ओन एज वेल। President can no longer unilaterally appoint chief election commissioner, आर्टिकल 213 के मुताबिक। पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था वो भी प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से अपॉइंट करता था। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स के प्रेसिडेंट, खासतौर पर जब मिलिट्री डिक्टेटर्स आते थे, प्रेसिडेंट ने अपनी मर्जी का चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर लगवाया, फिर इलेक्शन रिगिंग सबसे ज़्यादा आसान भी हो जाती थी। फिर आपने इलेक्शन पार्लियामेंट कैसे मैनेज करनी है, कैसी पार्लियामेंट प्रोड्यूस करनी है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में छुपी हुई है कि किस तरीके से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस यूज करती थी सिस्टम को खराब करके अपने पावर इंट्रेंच करने के लिए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब नहीं लगा सकता। 18th अमेंडमेंट ने गवर्नमेंट और ऑपोजिशन कंसल्टेशन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगता है। किस तरह लगता है ये मैंने आपको एक और इसके आर्टिकल 203 के तहत दे दिया। बेसिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर शैल इन कंसल्टेशन विद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली forward 3 names for the appointment of a chief election commissioner to a parliamentary committee for hearing and confirmation of one person. The parliamentary committee to be constituted by the speaker shall comprise 50% members from the treasury benches and 50% treasury benches government benches होते हैं, and 50% by the opposition benches based on their strength, to be nominated by the respective parliamentary leaders. Provided that in case there is no consensus between the Prime Minister and Leader of the Opposition, each shall forward separate lists to a parliamentary committee for consideration, in which confirm any name. Pause this video, read this section for a minute, try to absorb what it says. 2 minutes
मिनट के लिए इसको पॉज करें, इस टेक्स्ट को रीड करें, और मैं आपको ये मिटा देता हूँ, एंड देन रीड व्हाट दिस सेज। ये मैंने अब आपको एक ग्राफिकल डिपिक्शन दी है उसी बात की जो अभी पीछे आर्टिकल था। बेसिकली अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस तरह पॉइंट होता है कि प्राइम मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर, प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ गवर्नमेंट और ऑपोजिशन लीडर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ये दोनों बंदे कंसेंसस करते हैं 3 नामों के ऊपर। दे एग्री ऑन 3 डिफरेंट नेम्स, 1 2 3, ये बंदा ठीक है, ये बंदा ठीक है, ये बंदा ठीक है। ये 3 नाम पे कंसेंसस करते हैं और ये तीनों बंदों का नाम फॉरवर्ड कर देते हैं। अभी इधर ही आप रुक जाएं, अगर इन तीनों में कंसेंसस, इन दोनों में कंसेंसस नहीं हो पाता किसी भी 3 नामों पे, जो कि अक्सर नहीं हो पाता, रिसेंटली हमने देखा है, तो जब कंसेंसस नहीं हो पाता तो फिर प्राइम मिनिस्टर अपने 3 नाम अलग भेजता है, ऑपोजिशन लीडर अपने 3 नाम अलग भेजता है। उस केस में ये 6 नाम आते हैं। सो आइदर दीज 3 नेम्स और दीज 6 नेम्स विल कम टू अ पार्लियामेंट्री कमेटी। ये पार्लियामेंट्री कमेटी बेसिकली के अंदर कौन होंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी की स्ट्रेंथ इसमें नहीं लिखी, ये चेक करनी पड़ेगी, मगर पार्लियामेंट्री कमेटी कंप्राइज ऑफ 50% फ्रॉम गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में उनसे, और 50% जो ऑपोजिशन के नुमाइंदे हैं उनसे। तो ये जो 3 नाम या जो 6 नाम आए हैं उनमें से फिर एक नाम, 1 नेम फाइनल करेगी ये पार्लियामेंट्री कमेटी। अब देखें इतना इंट्रिकेट निज़ाम, ताकि ऑपोजिशन, ताकि धांधली के चांसेस, ये करप्ट बार में बहुत 90s में मसला था कि धांधली हो गई, ये हो गई, वो हो गई, इवन तो अभी भी मसला तो अभी भी चलता ही है, मगर आप देखें कितनी एफर्ट की है इस अमेंडमेंट ने इस इशू को रिजॉल्व करने की, कि एक प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जब एक बंदा, कंपेयर करें इस सिस्टम को, एक इलेबोरेट सिस्टम को, वर्सेस के प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दे, तो फिर तो इलेक्शन बहुत ही हद तक रिग होने के चांसेस होते थे। तो ये काफ़ी एक बड़ा एग्जॉस्टिव सिस्टम इसको जो है वो बनाया गया। और ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप 18th अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ दैट एम्पावर्ड पार्लियामेंट, इट एम्पावर्ड चेक्स एंड बैलेंसेस इसने इंट्रोड्यूस करवाए, और एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई खटकता हूँ दिल में यजदान की तरह, क्या वो शेर था, बहरहाल तो खटकता हूँ कांटे की तरह, दिल यजदान में बड़ा मशहूर शेर है, हाउ कैन आई फॉरगेट, एनीवेज। अच्छा, प्रेसिडेंट की वीटो पावर के ऊपर अब हम बात करेंगे। इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल टू पार्लियामेंट विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, it would consider the bill in joint setting, and if passed it will be sent to president who has to sign it within 10 days. Failure to do so will be deemed to have been signed। यानी प्रेसिडेंट वीटो नहीं कर सकता। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है प्रेसिडेंट सारे लॉज वीटो कर सकता था। तो प्रेसिडेंट रिटर्न द बिल टू द पार्लियामेंट, या वो अपनी अमेंडमेंट्स देगा या नहीं देगा, तो वो कहेगा कि यार ये ठीक नहीं है, इसको एक दफ़ा नजरसानी करें। ये एक दफ़ा जॉइंट सिटिंग में, जॉइंट सिटिंग कहते हैं हाउस और जब सेनेट इकट्ठे बैठती है तो उसे जॉइंट सिटिंग कहते हैं। तो अगर वो जॉइंट सेटिंग में पास हो जाता है, इट विल बी सेंड टू प्रेसिडेंट टू साइन विद इन 10 days। अगर प्रेसिडेंट नहीं भी साइन करता 10 दिनों में, तो वो समझा जाएगा कि डीम टू हैव बीन साइन, इट विल बी कंसीडर्ड कि साइन हो गया, ये लॉ बन गया। यानी प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स लिमिट कर दी, आर्टिकल 75 में। ये जितनी हमने चेंजेस अभी डिस्कस की हैं, these changes converted a powerful executive president to a merely ceremonial figurehead according to the spirit of parliamentary federalism। अच्छा, एक और चीज भी इसके अंदर चेंज हुई थी which I might have forgotten to mention, कि गवर्नर जो था ना प्रोविंस का, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। गवर्नर इज लाइक टू अ प्रोविंस व्हाट प्रेसिडेंट इज टू द रिपब्लिक। इसीलिए प्रोविंस में भी गवर्नर की पावर नहीं होनी चाहिए। थ्योरेटिकली फेडरल मॉडल के अंदर चीफ मिनिस्टर की होनी चाहिए, मगर पहले जिस तरह का निजाम था और प्रेसिडेंट पावरफुल था, गवर्नर भी बहुत पावरफुल था, क्योंकि गवर्नर इज प्रेसिडेंट्स एजेंट। तो पंजाबी गवर्नर लगा दिए जाते थे बलूचिस्तान में, डिफरेंट एथनिसिटीज के लोगों को डिफरेंट जगहों पे लगा दिया जाता था। तो वो जो पंजाबी डोमिनेशन का, एक पंजाबी डोमिनेंस का नैरेटिव बड़ा स्ट्रांग होता था, विच इज़ वाई प्रोविंसेस फील मार्जिनलाइज, स्पेशली बलूचिस्तान। तो उसको खत्म करने के लिए रूल आ गया कि जो गवर्नर है वो विल बी अ नेटिव टू दैट प्रोविंस, और गवर्नर विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो नेटिव यानी बलूचिस्तान में जो गवर्नर लगेगा वो बलूचिस्तान का ही होगा, ताकि ये जो इन इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व किया जाए, जो एथनिक इश्यूज हैं। अच्छा, अब हम आते हैं प्रोविंशियल इश्यूज पे, प्रोविंशियल इश्यूज एंड फेडरेशन। सबसे पहले हमने जो अभी बात की, इमरजेंसी कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल असेंबलीज और बोथ फेडरल हाउसेस, आर्टिकल 232 मैंने आपसे डिस्कस किया पहले। प्रेसिडेंट वुड अपॉइंट गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच प्रोविंस हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कोर्ट ने इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया कि ये एडवाइस बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर।
NWFP was renamed खैबर पख्तूनख्वा। बड़ी देर से मसला चल रहा था कि पंजाब का नाम जो पंजाब की मेजॉरिटी एथनिसिटी है पंजाबी उनकी बेस नाम पे, सिंध का नाम जो सिंध की मेजॉरिटी एथनिसिटी है सिंधीज उनके नाम पे, बलोचिस्तान का नाम उस बलोचिस एथनिसिटी के नाम पे। तो सिंध का नाम क्यों नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, उनका नाम ही उनकी डोमिनेंट एथनिसिटी के नाम पे होना चाहिए। और उसमें हमारा ये क्लेम था कि नहीं एथनिक पॉलिटिक्स ना करें, ये ना करें, वो ना करें, लेकिन एक आइडेंटिटी और एक शनाख्त है। बाकी 3 सूबों में आपने उसे रिकॉग्नाइज किया और एक सूबे में नहीं किया। Also, Northwestern Frontier Province is a more racist and very oriental term which was devised by the British when they came here, that these are frontier provinces. ठीक है, like the tribal frontier. तो उसका नाम चेंज करना was very important। और ये फेडरेशन को एक छोटे छोटे मसले हैं, लोग कहते थे नहीं फेडरेशन वफाक टूट जाएगा, मुल्क तबाह हो जाएगा अगर हमने NWFP का नाम खैबर पख्तूनख्वा रख दिया, क्योंकि देखिए हम तो एथनिक पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, ये हो गए। 10 साल हो गए और केपी के नाम बदल दिया गया, NWFP से केपी के नाम। क्या वफाक टूटा, क्या कोई मसला हुआ? ये ओवर हाइप्ड एक इशू क्रिएट किया गया था फ्रॉम अ नॉन इशू, कि जी नहीं चेंज करना नाम, नहीं चेंज करना नाम, नहीं चेंज करना, विच देन दे एक्यूज दैट ये पंजाबी डोमिनेटेड जो एलीट है वो नहीं करने देती लोगों के बाकी सूबों के राइट्स को, एथनिक राइट्स को नहीं एक्सेप्ट करती। तो कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान, बल्कि इससे वो एथनिक जो हेट्रेड थी वो कम हुई, बिकॉज आपने एक पीसफुल तरीके से निगोसिएशन और टेबल्स के जरिए आपने अच्छी बात मान ली और मसला हल हो गया। बलोचिस्तान के स्पेलिंग चेंज हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, बलूचिस्तान से LU की बजाय LO किया गया था, ये भी चेंज हुए थे। CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वाज प्रोसीजरली मैंडेटेड टू बी चेयर्ड बाय PM एंड मीट एवरी 90 डेज। ये मैंने आपको बताया भी था पहले कि ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पहले मौजूद थी, लेकिन उसको प्रोसीजरली मैंडेट किया कि हर 3 महीने में एक दफ़ा लाजमी मिलना है। वैसे तो अगर कोई इशू है तो जब मर्जी प्राइम मिनिस्टर मिल सकता है, या बाकी मेजॉरिटी मेंबर्स अगर कॉल करें तो मीटिंग हो सकती है। लेकिन इससे ये हुआ कि जो, क्योंकि CCI का काम यह है कि जो भी प्रोविंसेस और फेडरेशन के दरमियान या प्रोविंसेस के दरमियान आपस के इश्यूज हैं वो रिजॉल्व किए, सारे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बैठ के। तो ये अभी थोड़ी सी डिसफंक्शनल है आजकल, लेकिन ये जब पीपल्स पार्टी के दौर में और प्राइम मिनिस्टर उसके बाद जब PMLN का जो सेकंड टेन्योर था 2013 का, तब ये बहुत फाल थी, बहुत फंक्शनल थी। खासतौर पर जब CPEC आ रहा था और CPEC के जब इश्यूज आ रहे थे कि किस प्रोविंस से ईस्टर्न रूट वेस्टर्न राउट, कभी कोई कॉन्स्पिरेसी कभी कोई कॉन्ट्रोवर्सी, तो वो CCI ने बैठ के रिजॉल्व किया। इट्स अ वेरी वेरी गुड मॉडल विच शुड बी इन प्लेस। तो अभी ये आजकल तो है वैसे ही पूरी पार्लियामेंट और पूरा CCI डिसफंक्शनल हुई हुई है, ज़्यादा काम ऑर्डिनेंसेस के थ्रू हो रहा है, टेक्नोक्रेट्स के जरिए हो रहा है, एडवाइजर्स के जरिए हो रहा है, अनइलेक्टेड लोगों के जरिए हो रहा है। Any constitutional amendment that would have the impact of changing the boundaries of province must be approved by the provincial assembly of that province। तो ये हमारा एक कानून है, इसके तहत जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो अगर उसका इफेक्ट ये है कि उससे किसी प्रोविंस की बाउंड्री चेंज होगी या उसका नाम चेंज होगा, कुछ भी इस तरह की चीज़ है, तो वो आपकी उस सूबे की प्रोविंशियल असेंबली की मर्जी के बगैर नहीं होगा। लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी, लेजिस्लेशन में क्या ऑटोनॉमी मिली प्रोविंसेस को? तो इसमें सबसे पहले ये चीज़ आपको याद है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लिस्ट थी, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट विच वॉज द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लेजिस्लेट कर सकती थी, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी वगैरह वगैरह वगैरह, और एक कॉन्करेंट लिस्ट थी। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स थे जिसमें दोनों लेजिस्लेट कर सकते थे। हाँ, 18th अमेंडमेंट में कॉन्करेंट लिस्ट वो कर दी गई, अबॉलिश कर दी गई। कॉन्करेंट लिस्ट की एबोलिशन से ये हुआ कि वफाक के पास चीज़ें कम रह गई, क्योंकि अब वफाक सिर्फ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पे लेजिस्लेट करेगा, कानून साजी करेगा। दीगर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, यानी जो फेडरल लेजिस्लेटिव का हिस्सा नहीं है, वो सारे के सारे प्रोविंसेस के पास हैं। सो नाउ ओनली देयर इज ओनली वन लिस्ट, इवन दो उसके 2 पार्ट्स हैं जो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा उनमें फर्क, लेकिन अब एक ही लिस्ट है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। और इसके अलावा रेजिडुअरी पावर्स, यानी जो चीज़ें फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का हिस्सा नहीं है वो सारी प्रोविंसेस के पास हैं पावर्स, यानी उन पे सिर्फ अब प्रोविंस लेजिस्लेट करता है जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में नहीं है। मसलन इसके नतीजे में कौन कौन सी पावर्स आई प्रोविंसेस के पास? क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉज एक्सेट्रा, ये सारे प्रोविंसेस के पास आए। हेल्थ, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, ये सारे प्रोविंसेस के पास आ गए। एक और चीज़ इसके अंदर ये थी कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन किसी सूबे में अगर फेडरल गवर्नमेंट ने बनाने हैं तो जिस सूबे में बनाने हैं सूबे की मर्जी के बगैर नहीं बनेंगे। दिस वाज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कालाबाग डैम, क्योंकि उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और
दूसरे सूबों को इतराज़ था, KPK को और सिंध को, उस पर बहुत बड़ा इतराज़ था। आप डोंट कुछ लोग कहते हैं कि जी ये बहुत ज़रूरी था हमारे सर्वाइवल के लिए बनना और ये बड़ी इस पर गलत पॉलिटिक्स हुई, बट आई वुड सजेस्ट कि इट्स अ मोर नुआंस, मोर कॉम्प्लेक्स इशू। इतने सिंपल टर्म्स में इसको ब्रेक डाउन ना किया जाए, इनको इतने रिडक्टिव लेंस से एक्सप्लेन ना किया जाए। देर आर डिवाइसिव ओपिनियन अपॉन ऑन दिस इशू ऑफ कालाबाग, लेकिन उससे ये बहुत कंसर्न था कि KPK और सिंध के लोगों को बहुत एतराज़ था, उनकी बैक वाटर फ्लडिंग का खतरा था KPK में, सिंध में ड्राउट का खतरा था। वो यही था कि कालाबाग डैम से सबसे ज़्यादा पंजाब को फ़ायदा होगा और पंजाब को ही होगा एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। तो वो लेकिन बड़ी ज़बरदस्ती पुश करने की कोशिश की गई थी पहले, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। लेकिन ये अब कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया कि इस तरह की कोई भी चीज़, अगर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है तो वो उस प्रोविंस की मर्जी से बनेगा, ताकि मुशावरत से कोई भी काम हो, यू डोंट इम्पोज दैट ऑन द प्रोविंसेस। अच्छा, मैंने आपसे फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की बात की, इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। आर्टिकल 74 जो है, आर्टिकल 70 सब सेक्शन 4 क्लॉज 4 जो है, ये बेसिकली डील करती है लेजिस्लेटिव लिस्ट से। तो अब एक ही लेजिस्लेटिव लिस्ट है, उसके दो पार्ट्स हैं। आपने लाजमी कॉन्स्टिट्यूशन खोलना है, गूगल पे लिखें नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे na.gov.pk के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा हुआ है, वो आपने खोलना है और आपने एक दफ़ा लेजिस्लेटिव लिस्ट पढ़नी है खुद, ताकि आपको खुद भी एक तो अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ होता है, और आपको ज़्यादा मेमोरी में आपकी चीज़ बैठेगी भी ज़्यादा। आप नोट्स इधर से ही बना लीजिएगा, लेकिन उधर से आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत आसानी होगी। तो अब बेसिकली फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के दो हिस्से हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 वो चीज़ें हैं जो एक्सक्लूसिवली फेडरल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन है, जो कि फेडरल पार्लियामेंट, फेडरल कैबिनेट चुप करके अपनी मर्जी से करते हैं। इसमें टोटल 53 आइटम्स हैं, मेन मैंने लिखी हुई हैं, आप एग्जांपल के तौर पे कोट कर सकते हैं। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सिटीजनशिप, पाकिस्तान पोस्ट, करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जिसका एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, न्यूक्लियर एनर्जी, एयर नेविगेशन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पार्ट 2 वो चीज़ें हैं कि जो हैं तो फेडरल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन, लेकिन वो चीज़ें जिनका इम्पैक्ट प्रोविंसेस पे भी होता है, तो वो इन इश्यूज को रेगुलेट CCI करेगी। फेडरल गवर्नमेंट के उन पर राइट है, लेकिन दूसरे चीफ मिनिस्टर्स इस पर क्रिटिक कर सकते हैं थ्रू काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ये लाइक रेलवे, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, सेंसस, पुलिस, HEC, इसमें 18 आइटम्स जो हैं वो तकरीबन टोटल है। तो ये बेसिकली आर्टिकल 154 में लिखा भी हुआ है, द काउंसिल शैल फॉर्मुलेट एंड रेगुलेट पॉलिसीज इन रिलेशन टू मैटर्स इन पार्ट 2 of the federal legislative list and shall exercise supervision and control over related institutions। तो ये बेसिकली हमारे सामने आता है। बाकी जो इन दोनों का हिस्सा नहीं है, इन पार्ट्स का, इस लिस्ट का हिस्सा नहीं है, रेजिडुअरी पावर्स, वो डिवॉल्व हो गए प्रोविंसेस को, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। तो आप सोचें कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट थी कि कहाँ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट थी और कॉन्करेंट लिस्ट थी। फेडरल गवर्नमेंट इन पे भी लेजिस्लेट करती थी और कॉन्करेंट लिस्ट की सारी चीज़ों पे भी करती थी। तो 18th अमेंडमेंट के बाद ये कॉन्करेंट लिस्ट वाली तो सारी चीज़ें डायरेक्टली प्रोविंसेस के पास चली गई, ये तो अब्जॉर्ब डिसॉल्व हो गई। लेकिन जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का भी एक हिस्सा था पार्ट 2, वो भी CCI के तहत मातहत कर दिया और उसमें भी प्रोविंसेस की कुछ से आ गई थ्रू देयर रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स। तो कितनी बड़ी पावर थी। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये नोट करना है कि इन दोनों, आप ये खुद भी चेक कीजिएगा, इन दोनों पार्ट्स में कहीं भी इन्वायरमेंट का तस्करा नहीं है, यानी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का हिस्सा इन्वायरमेंट नहीं है। तो टेक्निकली इन्वायरमेंट पॉलिसी शुड बी प्रोविंसेस के पास। तो प्रोविंसेस के पास है भी, उनकी EPA एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट EPDs, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, लेकिन एनवायरमेंट की मिनिस्ट्री हमारी फेडरल गवर्नमेंट में डिवीजन भी एग्जिस्ट करती है, which should not constitutionally be there, it's a constitutional anomaly and little। तो हर किसी का इधर ध्यान गया तो शायद कहीं जाएगी बात। तो अच्छा, प्रोविंशियल इश्यूज एंड फेडरेशन में आ गई है कि NWFP का नाम चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा रखा गया, बलोचिस्तान के स्पेलिंग्स बलूचिस्तान से चेंज करके बलोचिस्तान सही रखे गए। दिस सेट अ प्रेसिडेंट टू सेटल एथनो-लिंग्विस्टिक इश्यूज इन कंट्री थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। अगली चीज, हम लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी की बात की, हमने दूसरे इश्यूज की बात की, अब हम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात करेंगे प्रोविंसेस की। सबसे पहले तो ये चीज के जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज थे वो प्रोविंसेस को दे दिए गए। पहले फेडरल गवर्नमेंट सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज भी कलेक्ट कर देती थी, तो अब उन्होंने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस को दे दिया कि आप ही कलेक्ट करें, आप ही खर्च करें। सेल्स टैक्स ऑन गुड्स अभी भी फेडरल गवर्नमेंट करती है, कि जो प्रोडक्शन होती है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे जो टैक्स लगता है, सेल्स टैक्स लगता है, वो फेडरल गवर्नमेंट FBR के थ्रू ही कलेक्ट करती है। लेकिन जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज हैं, सैलून्स, ब्यूटी पार्लर्स, ये वो जो सर्विसेज सेक्टर के अंदर जो के ऊपर जो सेल्स टैक्स है, वो आपकी इनकम टैक्स ऑन सर्विसेज भी अभी तक
फेडरल गवर्नमेंट करती है, लेकिन जो सेल्स टैक्स है वो आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। जिस तरह इसी के नतीजे में फिर पंजाब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी पीआरए बनी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड बना, और इनकी काफ़ी सक्सेस है। जब ये सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी तो वो थोड़ा कलेक्ट करती थी, क्योंकि वो बाकी इतने ज़्यादा टैक्सेस थे वो उन पे फोकस करते थे। प्रोविंसेस के पास इंसेंटिव ये है कि चूंकि उनके पास सिर्फ सेल्स टैक्स ऑन सर्विस है तो उन्होंने उस पर बहुत काम किया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने तो बहुत ही ज़्यादा काम किया, जिसकी वजह से जो शेयर ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड बाय दीज अथॉरिटीज है वो बहुत ज़्यादा हो गया कंपेयर टू जब ये फेडरल गवर्नमेंट के पास थे तो तब कलेक्ट होते थे। these are a lot of minute details that people are not aware कि 18th अमेंडमेंट के कितने फायदे पहुंचे हैं। और हम मतलब बड़े दानिश्वर भी टीवी पर आकर बस एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कह देते हैं 18th अमेंडमेंट ने तबाही मचा दी, ये कर दी वो कर दी, लेकिन द डेविल इज इन द डिटेल्स। और आई वुड रिकमेंड कि आप इस पे साथ साथ जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ उन पे रीडिंग करें, आप गूगल करें साथ कि अच्छा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का क्या स्टेटस है पाकिस्तान में, हाउ कितना कलेक्ट होता है, पहले कितना होता था, ये वो चीज़ें रिसर्च करें ताकि आपको एक तो याद भी रहेगा और आप एज एग्जाम्पल इसके अंदर मजीद डिटेल्स कोट कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में थी वो नेशनल फाइनेंस कमीशन था, एनएफसी अवार्ड, ये आप सुनते आते हैं। एनएफसी क्या है? ये आर्टिकल 160 के तहत इट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि एक फेडरेशन है तो इसलिए प्रोविंसेस के पास फिस्कल फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए, उनके पास पैसा भी होना चाहिए। तो बेसिकली एनएफसी एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए वर्टिकल डिवीजन की जाती है। सबसे पहले वर्टिकल डिवीजन से मुराद ये कि फेडरल गवर्नमेंट कितने पैसे रखेगी, टोटल रेवेन्यूज आते हैं, टोटल फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्सेस इकट्ठे किए एफबीआर के जरिए, फेडरल गवर्नमेंट ने लोन्स लिए फॉरेन गवर्नमेंट से, उनको ग्रांट्स मिली, ठीक है, ये सारी चीजें। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास जो टोटल पैसा है उसमें से फेडरल गवर्नमेंट कितना रखेगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कितना देगी, इसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि फेडरल का कितना है और प्रोविंसेस का कितना है। फिर प्रोविंसेस के अंदर किस प्रोविंस को कितना जाएगा वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग प्रोविंसेस। तो सबसे पहली चीज ये की पहले फेडरल डिविजिबल पूल, यानी फेडरल गवर्नमेंट के पास जो टोटल पैसे वाला पूल है उसमें से पहले फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंसेस को 47.5% देती थी और खुद 52.5% रखती थी। 10% इंक्रीज कर दिया प्रोविंसेस का शेयर 18th अमेंडमेंट ने, जिसके तहत 57.5% प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का शेयर होगा और 42.5% फेडरल गवर्नमेंट का शेयर होगा टोटल। उस 42.5% में आगे प्रोविंसेस में क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो अब हम देखते हैं। सो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई कि पहले 57.5% प्रोविंसेस का शेयर होगा और 42.5% गवर्नमेंट का शेयर होगा, जितने टोटल हुकूमत के पास पैसे हैं उसमें से। हॉरिजॉन्टली ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला ये है कि अब वो जो 57.5% ये जो पैसे आए हैं टोटल में से वो प्रोविंसेस के दरमियान कैसे डिवाइड होंगे, तो उसके लिए मैट्रिक ये है कि एक तो पॉपुलेशन के ऊपर 82% पॉपुलेशन, 10% पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस, रेवेन्यू कलेक्शन 5% एंड 2.7% इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, इनके तहत रिसोर्स एलोकेशन होती है। तो इसके तहत पंजाब का शेयर 50 उस 100% में से जो प्रोविंसेस के पास है, इस 57.5% का भी आगे से 51.7% पंजाब का, सिंध का 24.5, केपी का 14.6, बलूचिस्तान का 0.9% खाली बनता है। तो यू सी के काफ़ी ये भी एक डेप्थ में चीज़ थी। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून का आर्टिकल है व्हाट इज़ एनएफसी अवार्ड, ये आप लाजमी पढ़ें। ये आपको पिछले एनएफसी अवार्ड्स के मतलब भी बताएगा कि उनकी हिस्ट्री क्या है, वो कैसे शुरू हुए, तो ये उसकी डिटेल भी आपको बताएगा। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस इन द फॉलोइंग लेक्चर, जिसमें हम जुडिशियल और लीगल इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। गाइस, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ इन द प्रीवियस लेक्चर। हम डिस्कस किया हमने अभी तक पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट को किस तरीके से कटेल किया और पार्लियामेंट्री फेडरलिज्म किस तरह इंस्टीट्यूट किया, और दूसरा हमने प्रोविंसेस की जो ऑटोनॉमी थी बोथ फाइनेंशियल एंड लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी हमने उस पर डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड एरिया व्हिच वाज इंपैक्टेड बाय द 18th अमेंडमेंट एंड दैट इज द जुडिशियल एंड लीगल साइड। तो एक तो ये कि आर्टिकल 6 को अमेंड किया जो हाई ट्रीजन का बेसिकली आर्टिकल है इस अमेंडमेंट ने, ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जाए उसकी एबॉलिशमेंट से। आप ये देखें कि जब पहले आर्टिकल 6 में सिर्फ एब्रोगेशन का तस्करा था, तो जो बाद में मार्शल लॉ लगा है ज़िया-उल हक साहब के टाइम पे, उसके अंदर उसको होल्ड इन अबेयंस का कह दिया गया, सस्पेंड का नाम दे दिया गया। जब सस्पेंड को भी बीच में ला दिया गया तो फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ का जब मार्शल लॉ लगा तो वो होल्ड इन अबेयंस हो गया। तो बेसिकली
लीगल टर्मिनोलॉजीज और जार्गन के साथ खेल कर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेल लिया जाता था। और क्या नाम है, गालिबन बेगम नुसरत भुट्टो केस में ज़ियाउल हक साहब के जो मार्शल लॉ था उसको कोर्ट ने वैलिडेट कर दिया, और सर जफर अली शाह केस के अंदर जो जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ था उसको वैलिडेट भी कर दिया। दीज आर केसेस आई विल डिस्कस इन द फाउंडेशनल लेक्चर जो मैंने आपको बताया था मैं बनाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें मैं डिटेल में डिस्कस भी करूंगा। सो बाय द टाइम इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड दैट कोर्स इज अप, डू लुक एट दैट। सो बेसिकली कोर्ट ने वैलिडेट करते रहे मार्शल लॉज को, क्योंकि मार्शल लॉ लगता था, जो उसका जो डॉक्यूमेंट होता था, यहाँ वो पीसीओ के तहत लगता था, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, यहाँ वो एलएफओ के तहत लगता था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। उसके तहत जो वर्डिंग्स थी मार्शल लॉ की, वो जो यूज किया जाता था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज एब्रोगेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन इज सस्पेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन इज हेल्ड इन अबेयंस, वो इस तरह लगाया जाता था ताकि लीगल बैकिंग मिल सके कोर्ट की बात। तो उन्होंने अमेंडमेंट इस तरीके की 18th अमेंडमेंट में, और आप देखेंगे और ये पढ़ के आपको एहसास होगा कि उन्होंने कहा कि भाई खुदा का वास्ता है अब मार्शल लॉ ना लगाना, ताकि कोई अब हार्म ना रहे। सो आपके साथ ही मैं पढ़ूंगा आर्टिकल 6। एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स और सबवर्ट्स और सस्पेंड्स और होल्ड्स इन अबेयंस और अटेम्प्ट्स और कंस्पायर्स टू एब्रोगेट और सबवर्ट और सस्पेंड और होल्ड इन अबेयंस to the constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason. Any person aiding or abetting or collaborating the acts mentioned in the clause 1 shall likewise be guilty of high treason. कोई तरीका बाकी ना रहे कि आप कोई डॉक्यूमेंट ना ला सको जिसमें आप किसी और तरह का लफ्ज इस्तेमाल करके मार्शल लॉ लगा सको। कि जैसे एब्रोगेशन का लफ्ज है तो आप सब कहो कि द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड सबवर्टेड, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाके कहो हमने तो सबवर्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो एब्रोगेशन बना है। तो ताकि सेमेंटिक्स के साथ भी खेलने का कोई इबहम बाकी ना रह गया। सो द जीनियस ऑफ रजा रब्बानी who was the chairman of the committee who drafted the 18th amendment is all too visible from this amendment. उसके अलावा जो हाई ट्रीजन के पहले केसेस थे, जैसे स्टेट वर्सेस 200 केस है, इसमें पहली दफा पहला मार्शल लॉ जो था ना, अयूब खान का मार्शल लॉ वैलिडेट हुआ। बेगम नुसरत भुट्टो केस में ज़ियाउल हक साहब का मार्शल लॉ हुआ। सर जफर अली शाह के केस में जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ कोर्ट ने वैलिडेट कर दिया। इसको भी कोर्ट 18th अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया कि एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन कैन नॉट बी वैलिडेटेड बाय एनी कोर्ट एज डन इन द पास्ट। 17th अमेंडमेंट जो कि जनरल मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, एंड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ऑफ जनरल मुशर्रफ स्टैंड्स अबॉलिश्ड। 270 आर्टिकल 273 में ये ऐड किया गया कि जितनी प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंडोर्समेंट थी ना, कि जो वैलिडेट कर दिया था मार्शल लॉ को, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, एक डिक्लेरेशन इशू की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुशर्रफ के टाइम पे भी, जनरल मुशर्रफ के टाइम पे भी आई थी, लेकिन वो बाद में खत्म हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाज अगेन फॉर्म्ड अंडर 18th अमेंडमेंट। स्पेशल जुडिशियल एंड पार्लियामेंट्री कमीशन वर क्रिएटेड फॉर द नॉमिनेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सुपीरियर जजेस। तो अब हम आते हैं नॉमिनेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर। 18th अमेंडमेंट में उसका क्या मैकेनिज्म है? दिस इज इंटरेस्टिंग। सबसे पहले एक होती है जुडिशियल कमीशन, ठीक है। वो जुडिशियल कमीशन में अगर तो जो वैकेंसी है वो किसी एक जज की आई है इन सुप्रीम कोर्ट, 17 टोटल जजेस हैं, उन 17 में से किसी एक जज की वैकेंसी आई है, तो ये कमीशन बैठेगा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अ फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अभी गिन लें टोटल कितने हो गए, 1 5 6, सो 6 जजेस, राइट। एक फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिशियन सिर्फ एक है, फेडरल मिनिस्टर। अटॉर्नी जनरल भी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है जो गवर्नमेंट करती है। और तीसरा सीनियर एडवोकेट बाय पाकिस्तान बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल नॉमिनेट करेगी। तो ये 3 लोग ही होंगे। तो ये जुडिशियल कमीशन बेसिकली उस बंदे का एक नया नाम फाइनल करेगी उस वैकेंसी पे। तो अगर एक बंदे की जरूरत है, जुडिशियल कमीशन एक नाम जो है वो फाइनल करेगी, और वो नाम फाइनल करेगी अपनी मेजॉरिटी से। तो मेजॉरिटी किसकी है? 6 जजेस हैं, बाकी 3 नॉन जजेस हैं। तो ऑब्वियसली व्हाट जजेस वुड वांट जनरली विल प्रिवेल। और उसके अंदर भी पॉलिटिशियन टोटल सिर्फ एक है। तो फिर अगर तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में एक वैकेंसी है, तो ये जुडिशियल कमीशन जो ये सुप्रीम वाला है, ये तो ऐसे का ऐसे ही बरकरार रहेगा, मगर उसके साथ उस हाई कोर्ट का जिसमें वैकेंसी है और आपने नॉमिनेट करना है, उसका चीफ जस्टिस, उसका एक मोस्ट सीनियर जज ऑफ द हाई कोर्ट,
उसका प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस और सीनियर एडवोकेट बाय पाकिस्तान बार काउंसिल वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो ज़्यादा लोग हो जाएंगे। इसी तरह फेडरल शरीयत कोर्ट में है तो इसकी जगह फिर फेडरल शरीयत कोर्ट वाले आ जाएंगे, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है तो उसकी जगह इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले हो जाएंगे, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट वाले। So 1% against each vacancy decided by the majorship and then this is sent to the parliamentary committee. ये जो एक नाम इन्होंने फाइनल किया है वो पार्लियामेंट्री कमेटी को चला जाएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी के टोटल 8 मेंबर्स होंगे, उन 8 मेंबर्स में से 4 सेनेट के मेंबर्स होंगे और 4 नेशनल असेंबली के मेंबर्स होंगे। उनके साथ भी अंदर जो 4 सेनेट के मेंबर्स हैं उनमें भी 2 गवर्नमेंट के होंगे और 2 ऑपोजिशन के होंगे, 2 गवर्नमेंट के होंगे नेशनल असेंबली में, 2 ऑपोजिशन के होंगे। बेसिकली 18th अमेंडमेंट में ये पार्लियामेंट्री कमेटी की एडिशन इस तरीके से की गई थी ताकि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट इंक्रीज हो जजेस की अपॉइंटमेंट में। अब आपने इसको बड़ा रीजनेबली सोचना है, आपने यूएस का पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ा, आपने देखा कि चेक्स एंड बैलेंसेस कितने इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंस्टीट्यूशन होली काउ नहीं होता, हर इंस्टीट्यूशन पे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं और चेक्स एंड बैलेंसेस ऑपरेट करते हैं इन स्पेशली इन अपॉइंटमेंट्स एंड इन रिमूवल्स के यूएस प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है जजेस को, फिर सेनेट उनको अप्रूव करती है, उनकी रिमूवल जो है वो भी इसी तरीके से, फिर इम्पीचमेंट करेगी सेनेट, तो और फिर सेनेट के लेकिन फैसलों को जुडिशरी जो है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। तो एक बड़ा बैलेंस सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, ये हर एक का हर एक के ऊपर चेक है, एंड दैट्स व्हाट्स द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम शुड बी। हमारे यहाँ लेकिन आप ये देखें कि चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑल चेक्स आर जनरली ऑन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट के ऊपर ही सारे चेक्स हैं, जो जुडिशरी है वो सो मोटो लेकर जुडिशियल रिव्यू करके उनके लेजिस्लेशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेज सकती है, मिनिस्टर्स को घर भेज सकती है। कितने प्राइम मिनिस्टर्स जुडिशरी की जो है वो जजमेंट्स के बाद घर गए, लेकिन पार्लियामेंट का कोई चेक नहीं है जुडिशरी पे। सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ politicization of judiciary as a lot of people would like to claim। पूरी दुनिया में politicization एक separate चीज है, checks and balances एक separate चीज है। अगर checks and balances नहीं होंगे तो वो institution all powerful बन जाता है और वो फिर transgress करने लगता है अपनी power से। अभी यही मसला एक एग्जिस्ट करता है, क्रिटिक सिस्टम की एक ये एग्जिस्ट करती है, जो बाबर सत्तार बहुत प्रोफाउंडली इसको वॉइस करता है कि चेक्स नहीं है जुडिशरी पे, विच इज वाई जुडिशरी हैज बिकम अ ऑल पावरफुल इंस्टीट्यूशन जो अपनी डोमेन से कभी कभी लिबरल इंटरप्रिटेशन से सो मोटो जुडिशियल एक्टिविज्म इसलिए बहुत ज्यादा, बिकॉज दे डोंट नथिंग टू फियर, बिकॉज उनकी अपॉइंटमेंट सिक्योर है क्योंकि वो इन लोगों ने नॉमिनेट करनी है। अच्छा खैर होता यही है कि एक बंदा नॉमिनेट करके पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया, पार्लियामेंट्री कमेटी कैन रिजेक्ट और अप्रूव, व्हेन वो रिजेक्ट करेंगी तो वो फिर एक और बंदे का नाम भेजेंगे। आई माइट बी रॉन्ग बट एज फार एज आई रिमेंबर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के जरिए ये भी कदगन लगा दी थी पार्लियामेंट्री कमेटी में कि वो सिर्फ एक दफा रिजेक्ट कर सकते हैं नाम, कि दे कैन रिजेक्ट ओनली वंस द रिकमेंडेशन ऑफ जुडिशियल कमीशन, उसके बाद जो भी जुडिशियल कमीशन की नॉमिनेशन आएगी वो उन्हें माननी पड़ेगी, और उनकी नॉमिनेशन इज डोमिनेटेड बाय द जजेस देमसेल्व्स, सो जजेस आर अपॉइंटिंग देमसेल्व्स। और इनका रिमूवल का मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया, वो भी आप देखिएगा, और दिस इज फ्रॉम आर्टिकल 175A। मैंने आपको काफी कॉम्प्रिहेंसिवली और ग्राफिकली, या आप ग्राफ्स ड्रॉ भी करें पेपर में लाजमी, एक्सप्लेन किया आर्टिकल 175A। तो ये आपने आर्टिकल 175A खोल के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना भी है इसके साथ लाजमी। ये तो होगी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का मामला। द रिमूवल ऑफ जजेस इज डन थ्रू सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, और मुझे उसको भी ऐड कर देना चाहिए था, मगर बहरहाल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी देख लें। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इज द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ जजेस, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी जजेस ही होते हैं और चीफ जस्टिस उसका सरबराह होता है। तो जजेस की अपॉइंटमेंट भी टेक्निकली जजेस के थ्रू होती है, थोड़ी सी एक ओवरसाइट है पार्लियामेंट्री कमेटी की, वो भी लिमिटेड, क्योंकि वो एक दफा सिर्फ रिजेक्ट कर सकते हैं, और वो रिजेक्ट भी करेंगे तो नाम तो पीछे से उन्होंने ही फिर भेजना है, और इनकी रिमूवल तो कम्प्लीटली जो है वो जजेस खुद ही करेंगे, जबकि यूएस में इस तरीके से है कि सेनेट के अंदर वो इम्पीच होते हैं, फिर तो चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं। तो एज ऑफ येट द चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन जुडिशरी डज नॉट एग्जिस्ट, विच इज वाई वी सी कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बाद से पर्टिकुलरली, पहले भी लेकिन बाद में भी, जुडिशियल एक्टिविज्म किस तरीके से रहा, 90s के अंदर भी जुडिशरी की जैसी जजमेंट्स आती रही, तो वो एक हमेशा से एक पावर इम्बैलेंस रहा है बिटवीन पार्लियामेंट। तो हमारे यहाँ चूंकि पॉलिटिशियंस को मिलाइन करना ज़्यादा आसान है, तो होता ही है कि हमेशा उन्हीं को मिलाइन किया जाता है, जबकि देर आर वेरी 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 प्रोफाउंड पॉलिटिकल इम्बैलेंसेस। तो ये पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री कमेटी भी जो ऐड की गई थी within the system after 18th amendment was a very big step forward in ensuring that checks and balances. So I would strongly recommend
कि इस कॉन्टेक्स्ट में आप पहले तो ये सिस्टम को समझने की कोशिश करें, ये जुडिशियल कमीशन, इसको आर्टिकल खुद पढ़ें, उसके बाद कुछ आर्टिकल्स इस पे पढ़ें कि चेक्स एंड बैलेंस ऑन जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, जो गूगल पे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बाबर सत्तार के कुछ इस पे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, वो आप देख सकते हैं इसके अंदर, तो आपको फिर कुछ बातें समझ आना शुरू होंगी और फिर आप क्रिटिक भी लिख सकते हैं, आपको सिस्टम का ज़्यादा अच्छा समझ भी आएगी। आखिरी जो चौथी चीज़ थी जिसके अंदर 18th अमेंडमेंट ने चेंजेस किए, वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। सो फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 25A ऐड किया गया। आर्टिकल 25 इज द राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, एंड 25A बेसिकली ऐड किया गया विच वाज टू प्रोवाइड ऑल सिटीजंस फ्री एजुकेशन फ्रॉम 5 to 16 ईयर्स। तो एक एजुकेशन के ऊपर ताकि ड्राइव ज्यादा स्ट्रांग हो सके। आर्टिकल 19 के जरिए राइट टू इंफॉर्मेशन ऐड किया गया, दैट गिव्स द सिटीजन द राइट टू इंफॉर्मेशन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आप आर्टिकल 19 के तहत मुकदमा करेंगे मुझे न्यूक्लियर सीक्रेट्स बताएं कहाँ रखे हुए हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेगी कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो थिंग्स दैट कंसर्न आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, आर्टिकल 19 के तहत इस तरीके से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों ने लिटिगेशन के जरिए निकाली भी है। अगर हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें क्विक, तो डिस्पाइट क्रिटिसिज्म दैट प्रोविंसेस लैक कैपेसिटी, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि जी प्रोविंसेस की कैपेसिटी नहीं है, तो इतने उनको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवॉल्व कर दी है। फेडरल गवर्नमेंट की कैपेसिटी है, प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट्स, प्रोविंशियल असेंबलीज, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स जो प्रोविंसेस में एग्जिस्ट करते हैं उनकी कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन हिस्ट्री ने हमें शो किया है कि पोस्ट 18th अमेंडमेंट प्रोविंसेस ने जितना या डिपार्टमेंट्स ने बेहतर परफॉर्म किया वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर परफॉर्म नहीं किया। फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने आपको बताया कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो है वो जब फेडरल गवर्नमेंट के पास था प्री 18th अमेंडमेंट तो बहुत थोड़ा कलेक्ट होता था, जब से प्रोविंसेस के पास है बहुत ज्यादा कलेक्ट होता है, क्योंकि इंसेंटिव है प्रोविंसेस के पास, उनके पास एक ही टैक्स है कलेक्ट करने के लिए। फेडरल गवर्नमेंट हैड अ लॉट ऑफ टैक्सेस टू कलेक्ट, तो वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज पे तवज्जो नहीं देते थे। और यही स्पिरिट है डेवोल्यूशन की कि आप फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर से बोझ कम करें ताकि हर बंदा जो है वो डिफरेंट यूनिट्स मैक्सिमाइज कर सके अपनी एफिशिएंसी को। हेल्थ सर्विसेज बहुत इंप्रूव हुई हैं पर्टिकुलरली इन पंजाब, वो भी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंदर। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर बेसिकली वो होता है जो सबसे नीचे बेसिक हेल्थ यूनिट, फिर रूरल हेल्थ सेंटर्स, फिर तहसील हेडक्वार्टर्स और फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में होते हैं। जो डॉक्टर सीएसएस की तैयारी करें उन्हें तो बहुत डिटेल में पता है। जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स होते हैं वो टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं, जो आपकी यानी जो हॉस्पिटल्स जिनके साथ मेडिकल यूनिवर्सिटीज टीचिंग हॉस्पिटल्स उनको कहा जाता है। तो उससे नीचे वाला टियर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर है। पंजाब के अंदर ये दो डिपार्टमेंट्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और एक आपका जो टर्शरी हेल्थ केयर। तो पिछले 5-7 सालों में 8 सालों में स्पेशली आफ्टर 2013 जब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को सेपरेट किया गया मेन हेल्थ से, तो उसके बाद से बहुत रिफॉर्म्स हुई हैं हेल्थ केयर के अंदर। ये आपको पढ़ना भी चाहिए, हेल्थ केयर की वेबसाइट पे जाएं आप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर वेबसाइट पे आप उनके इनिशिएटिव्स देखें, आप इसके बारे में पढ़ें। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो इससे रिलेटेड मार्केट ही नहीं हुई, विच वी हैव सीन फ्रॉम अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस के BHUs RHCs DHQs में दवाइयाँ ही नहीं थी होती, मेडिसिन नहीं थी, मेडिकल स्टाफ नहीं था। वो ओवर टाइम इंश्योर कराया है गवर्नमेंट ने जब से प्रोविंसेस के पास आई हैं ये पावर्स। So even though we would not like to accept because of all the media hype, but the realities and a lot of people will attest to this and a lot of facts attest to this, that Pakistan's health standards have dramatically improved in the past 8 years precisely because of the fact that powers were devolved to the provinces and provinces have genuinely made efforts to improve healthcare system in the provinces. एजुकेशन भी बहुत इंप्रूव हुई है स्पेशली KPK और पंजाब में, और मैं एक लेक्चर भी पूरा इस पे बनाऊंगा एजुकेशन और हेल्थ पे, वही अपने CS एसेंशियल्स वाले कोर्स के अंदर, तो उसमें भी इसके ऊपर डिटेल में जो है वो डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस पे आपको खुद भी थोड़ी रीडिंग करनी चाहिए। ये इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल आया था, पाकिस्तान लेसन्स इन स्कूल रिफॉर्म। दिस आर्ग्यूज दैट पाकिस्तान में पंजाब में जो एजुकेशन में रिफॉर्म्स हुई हैं, ये 2017 का आर्टिकल आई थिंक, कि वो कितनी दिस शुड बी अ मॉडल रिफॉर्म्स फॉर ऑल डेवलपिंग कंट्रीज। अगेन वी डोंट सी दिस ऑन इन आवर मीडिया, लेकिन एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है। बेसिकली उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के जरिए, आउटसोर्सिंग के जरिए काफ़ी एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में कंपैरेटिवली बेहतर हुआ है एवर सिंस 18th अमेंडमेंट हैज पास। मैंने सेल्स टैक्स की आपसे बात कर ली है। अब जो 2-3 कंसर्न्स हैं वो एक ये है कि फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होता है, क्योंकि 57.5% जो है वो प्रोविंसेस को चला जाता है और फेडरल गवर्नमेंट के पास सिर्फ 42.5% रह जाता है। उस 42.5% में फिस्कल डेफिसिट मैनेज करना होता है, यानी अपने एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज के बीच में जो डिस्क्रिपेंसी है वो हो जाती है। फिस्कल डेफिसिट हमारा एक मेन इंपॉर्टेंट इशू रहता है, और IMF कंडीशनैलिटी भी है कि फिस्कल डेफिसिट कम किया जाए, कम से कम किया जाए।
तो इस लेक्चर में तो बहुत डिटेल में जाके एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, लेकिन आप डू गूगल इट अगर आपको समझ नहीं है कि व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। आपको छोटे छोटे अच्छे आर्टिकल मिल जाएंगे, पाकिस्तान फिस्कल डेफिसिट कितना है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगी। तो फिस्कल डेफिसिट के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि पैसे चूंकि नीचे चले जाते हैं प्रोविंसेस के, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास कम रह जाते हैं, फिस्कल डेफिसिट वाइड रहता है। बट दिस इज नॉट लेजिटिमेट क्रिटिक आई थिंक, बिकॉज ये एफपीआर का काम है फिर कि फेडरल एक जो एजेंसी है वो उसके जरिए इंक्रीज करवाए, फेडरल टैक्स कलेक्शन बेहतर कराए। प्रोविंसेस ने की है अपनी अपनी टैक्स कलेक्शन बेहतर, फेडरल गवर्नमेंट भी अपनी टैक्स कलेक्शन को बेहतर करे। लोकल गवर्नमेंट रिमेन्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस। लोकल गवर्नमेंट्स अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में आती हैं कि उन्होंने बनानी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने लॉज बनाए। लेकिन हमने ये देखा है कि जिस तरीके से वफाक रवैया सूबे को साथ रखती थी, वैसा ही रवैया सूबे बलदियाती निज़ाम के साथ रखते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स के साथ रखते हैं। बीच में जो लोकल गवर्नमेंट्स आई हैं 2010 के बाद से, वो बड़ी पंजाब में जैसे 2013 की आई थी, वो बड़ी डिसफंक्शनल लोकल गवर्नमेंट्स थी विच वर डायरेक्टली अंडर द थंब ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो 18th अमेंडमेंट की और डेवोल्यूशन की स्पिरिट ये है कि जिस तरीके से जो फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं होनी चाहिए वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास आई और आनी चाहिए, उसी तरह बहुत सी ऐसी चीजें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास नहीं होनी चाहिए वो भी इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स के पास हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, कराची की केस स्टडी के तौर पे आप यहाँ पे एक एग्जांपल एज अ केस स्टडी यूज़ कर सकते हैं कि जो कराची का मेयर है वो ही हैज़ ब्लेम्ड सिंध गवर्नमेंट फॉर द लैक ऑफ कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फंड्स, के केएमसी जो है कराची की लोकल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, तो वो कैसे मैनेज करे कराची को, एंड हेंस द इशू हैज एग्जैसरबेटेड। सो यू कैन यूज दैट एज अ केस स्टडी के 18th अमेंडमेंट की जो स्पिरिट है उसे प्रोविंसेस को भी अपनाना पड़ेगा और प्रोविंसेस को लोकल गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी फॉर बेटर गवर्नेंस। और जो क्रिटिक फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे करती थी ना प्री 18th अमेंडमेंट ना देने की जो वजूहात रही हैं हिस्टोरिकली, कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं है, उनके पास डिपार्टमेंट्स नहीं है, उनके पास मैन पावर नहीं है इतनी अच्छी, अब वही क्रिटिक प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स लोकल गवर्नमेंट पे करते हैं कि उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनकी मैन पावर नहीं है। तो कैपेसिटी जब आप पे जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और रिसोर्सेज मिलते हैं तो इफेक्टिवली डेवलप होती है। वैसे ही जैसे प्रोविंसेस ने अपनी कैपेसिटी बिल्ड की है पोस्ट 18th अमेंडमेंट, तो पोस्ट डेवोल्यूशन और पोस्ट गुड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी इवेंचुअली ये कैपेसिटी रखते हैं कि वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक कुछ जो सजेशन इससे रिलेटेड यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेवोल्यूशन की स्पिरिट में ये भी है कि आप जितनी पावर डिवॉल्व करोगे बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स उतनी मैनेजमेंट बेहतर होगी। इसीलिए यू मे नॉट एग्री विद इट, बट एक प्रोपोजिशन ये है कि देयर शुड बी द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, हजारा प्रोविंस इन केपी के, साउथ पंजाब इन इंटीरियर सिंध और कराची को, कराची हैदराबाद वगैरह सेपरेट दो सूबे होने चाहिए। तो ये बेसिकली एक आइडिया है कि फेडरल ज़्यादा सिस्टम बेहतर होगा हमारा, कि अगर ज़्यादा हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनते हैं और उनमें ज़्यादा आपस में फिर डिवॉल्व होंगी पावर्स। थीरी बेसिकली अगेन वही है, जिस तरीके से प्री 18th अमेंडमेंट ये था कि चूंकि सारे पैसे इस्लामाबाद के थे तो वो कभी भी 4 बड़े पंजाब के शहरों पे, 2 केपी के और 1 सिंध के शहर पे लगा दिया और आगे कहीं पे भी नहीं लगाया। लेकिन जब पंजाब में पैसे डिवॉल्व हुए तो पंजाब ने अपने तो कम से कम 8-10 शहरों में लगाना है ना, तो फिर मुल्तान में भी लगाएंगे, फिर वो कुछ साउथ पंजाब के एरियाज में भी लगाएंगे, सेंट्रल पंजाब में तो लगाते ही थे लेकिन ज़्यादा अब लगाएंगे। इसी तरीके से हर प्रोविंस अपने कुछ शहरों को तो डेवलप करेंगे। इसी तरीके से अगर उन प्रोविंसेस के अंदर भी मजीद छोटे प्रोविंसेस बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बनेंगे, तो उनके अंदर भी कम से कम कुछ मजीद नए शहर तो डेवलप होंगे। तो अगर साउथ पंजाब का बनता है तो मुल्तान और भावलपुर के अलावा जो और कुछ डीजीहान वगैरह दीगर हमारे कुछ शहर हैं वो भी थोड़े से ज़्यादा डेवलप होंगे। ये थीरी है, ये आर्ग्यूमेंट है। अच्छा, बाइकैमरल लेजिस्लेचर हमारा प्रोविंशियल लेवल पे नहीं है, जिस तरीके से हमारा फेडरल लेवल पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, कि एक सेनेट है, नेशनल असेंबली है। प्रोविंशियल लेवल पे तो हमारा यूनिकैमरल है, एक ही प्रोविंशियल असेंबली है, जबकि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर प्रोविंशियल लेवल पे भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। उससे होता ही है कि जिस तरीके से सूबे की नुमाइंदगी सेनेट में फेडरल लेवल पे सूबे कर लेते हैं, उसी तरीके से जो शहर होते हैं या यूनिट्स होते हैं उनकी नुमाइंदगी प्रोविंशियल लेवल पे सेनेट के अंदर वो कर लेते हैं, ताकि प्रोविंस के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा इक्विटेबल हो, प्रोविंस के अंदर भी कोई एक हिस्सा ज़्यादा बेनिफिट ना करे। तो ये एक बड़ी अच्छी सजेशन है, इनको आप सजेशंस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, स्टार्टिंग विद दिस पोर्शन, लोकल गवर्नमेंट और एफबीआर की टैक्स कलेक्शन बेहतर करने, तो ये सजेशंस में आ सकता है। रिकमेंडेशंस में आखिरी ये कि प्रोविंसेस का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है बहुत सारी फेडरल डेमोक्रेसीज में, विच इज इन कॉन्सोनेंस विद द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, तो उससे बेसिकली भी लॉज और रूल ज़्यादा डिफाइंड हो जाते हैं। So this was a very comprehensive 2-part lecture on 18th Amendment. I will try to go into more depth into this subject
And as we go along, this was the essential part of the 18th Amendment. I've noticed over the past couple of years that there doesn't exist a very nuanced analysis of 18th Amendment or very disjointed information. So I've tried to integrate this very diverse topic and diverse set of information into वन लेक्चर. लेकिन इसमें और भी बहुत सारी इसमें पहलू हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से हिट द बुल्स आए विद कॉन्क्रीट एग्जांपल्स. डेप्थ में हमने जाके बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टडी की हैं. अगर आप इस पर कमांड हासिल कर लें, यू विल गेट एक्सेलेंट मार्क्स इन पाकिस्तान अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस या जो भी आपका और कोई सब्जेक्ट है जिसके अंदर ये सवाल आता है, करंट अफेयर्स, ऐसे. बट आई विल स्टिल ट्राई के आई विल मेक 1 or 2 more lecture on 18th Amendment की कुछ और डेप्थ में हम एनालिसिस करें, कुछ क्रिटिकल एनालिसिस करें, कुछ शॉर्ट कमिंग्स पे डिस्कस करें, कुछ एनएफसी अवार्ड के फार्मूला पे डिस्कशन करें. अगर नहीं भी मुझे मौका मिलता तो आई विल रिकमेंड कि एनएफसी जो अवार्ड है उसके ऊपर आपने देखना है कि उसका फार्मूला कैसे बेहतर हो सके, और आपने ये कंपेयर करना है कि जो इंडिया का एनएफ मॉडल है फाइनेंशियल डेवोल्यूशन का, उनका जो फार्मूला है, हमारा है ना 82% पॉपुलेशन, 2% इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, 10% बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी. इंडिया का फार्मूला क्या है उससे आपने कंपेयर करना, बिकॉज दैट फार्मूला इज वेरी गुड. वो आप सजेशंस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि एनएफसी अवार्ड में ये चेंजेस होनी चाहिए. सजेशंस में क्रिटिकल एनालिसिस में आप ये भी कर सकते हैं कि अभी तक 7th एनएफसी अवार्ड चल रहा है जो 2010 में पास हुआ था. 9th एनएफसी अवार्ड जो है वो 2 और उसके बाद रिकमेंड हो चुके हैं लेकिन वो पास नहीं हो सके. और एक बात मैं जाते हुए आखिरी बता दूं, बिकॉज आई फॉरगॉट दैट अबाउट दैट, विच इज दैट एनएफसी अवार्ड के अंदर एक ये चीज भी थी कि जो शेयर ऑफ प्रोविंसेस है ना, 18th अमेंडमेंट में ये शामिल हुआ था, वो इससे कम नहीं हो सकता. सो सब्सिक्वेंट अवार्ड जो भी आएगा एक्सेप्ट होता है, अगर 9th-10th एनएफसी अवार्ड एक्सेप्ट होता है, 9th-10th एनएफसी अवार्ड, तो 57.5% से कम शेयर प्रोविंसेस का नहीं हो सकता. इससे ज्यादा हो सकता है. दिस इज द मिनिमम दैट प्रोविंसेस मस्ट गेट, ताकि ये ना हो कि आज तो कंसेंसस मौजूद है पॉलिटिशियंस का, कल को इसी पार्लियामेंट के साथ ट्वीक किया जाए, अपने बंदे आ जाएं, इधर उधर हो जाए, मैनेजमेंट हो जाए, और फिर आप जो है प्रोविंसेस का शेयर कम कर दें. इसलिए 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करने की भी बात होती है, क्योंकि अगर ये ना होता तो वो सिंपली प्रोविंसेस का शेयर कम कर देते, फेडरल गवर्नमेंट का शेयर ज्यादा कर देते. लेकिन ये प्रोविंशियल ये अमेंडमेंट इस चीज से बाहर करती है. दूसरा ये कि जो बलूचिस्तान का शेयर है बनता इसके अंदर 9%, इससे कम नहीं हो सकता बलूचिस्तान का शेयर किसी भी सब्सिक्वेंट अवार्ड में. एटलीस्ट इतना ही रहेगा ताकि प्रोविंस की अपलिफ्ट किया जाए. इसके अंदर पंजाब ने अपना थोड़ा सा शेयर फोरगो भी किया था इन फेवर ऑफ बलूचिस्तान. तो मतलब एक इज अ वेरी वेरी मॉन्यूमेंटल amendment, and you see that it's a lot of depth and a lot of nuances to it, and I would really recommend you guys to मेरा ये लेक्चर बेशक 2 दफ़ा सुने, 3 दफ़ा सुने, पॉज कर करके सुने. मैं तो ये ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि जहाँ पर आपको जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही है, मैंने जहाँ बताया कि ये चीज़ पढ़ें, वहाँ वो चीज़ पढ़ें. उस पर बेशक 2-3 दिन लगाएं, अच्छे इस पर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाएं. बिकॉज 18th अमेंडमेंट को कॉन्टेक्स्ट से लेकर उसकी क्रिटिकल एनालिसिस तक जब आप एक दफ़ा डेप्थ में स्टडी करते हैं तो आप पाकिस्तान की समझे तकरीबन पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री को, उसके सिस्टम को और उसकी नुआंसेस को आप समझते हैं. तो अब आप जब ये अमेंडमेंट को समझ जाएंगे, फिर आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़िएगा कि हु इज बिहाइंड रोलिंग बैक 18th अमेंडमेंट, व्हाई 18th अमेंडमेंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड कि उसको रोल बैक किया जाए, क्यों ये बार बार डिस्कशन हर मौसम में, जिस तरह नया मौसम आता है उसी तरीके से हमारे यहाँ हर साल एक शोशा छोड़ दिया जाता है 18वीं तरमीम को रोल बैक करने का. तो वो क्या है, व्हाट फोर्सेस, who wants 18th amendment to remain, who doesn't want 18th amendment to remain. I would leave that to you guys to instigate and stimulate your critical thinking. Really enjoyed this lecture. Hope you guys enjoyed it too. I'll see you guys